नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो प्रोजेक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक्स है पैरेलल प्रोजेक्शन। तो पैरेलल प्रोजेक्शन पढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था प्रोजेक्शन का कि प्रोजेक्शन क्या होता है और कितने तरीके का प्रोजेक्शन होता है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसका वीडियो लेक्चर आपको वहाँ मिल जाएगा, या ऊपर जो आइकॉन्स है उसमें भी आपको ड्यूरिंग द वीडियो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको लास्ट तक देखने से ही वो चीज़ें पता चलेगी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप पैरेलल प्रोजेक्शन को इमेजिन कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल प्रोजेक्शन होता क्या है। सो पैरेलल प्रोजेक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन दिया गया है पैरेलल प्रोजेक्शन में, you can say that point कि in parallel projection jet coordinates is discarded and parallel lines from each vertex on the objects are extended until they are intersect the व्यू प्लेन। तो इसका मतलब है सबसे पहला चीज पैरेलल प्रोजेक्शन के केस में जो भी ऑब्जेक्ट है यानी एक्स वाई प्लेन से अगर जेड डायरेक्शन पे यानी जो एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जेड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। सबसे पहला चीज होता है कि जेड कोऑर्डिनेट्स को हम डिस्कार्ड करके काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है यानी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के से अगर कोई डिस्टेंस है तो यहाँ पे उसका कोई मायने नहीं रखता है, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। सबसे पहला चीज होता है। और दूसरा ये होता है कि द ऑब्जेक्ट के जो वर्टाइसेस होते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट के, उन वर्टाइसेस को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करते हुए जब वो एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट करता है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। सो इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि ईच वर्टेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर एक्सटेंडेड अंटिल दे आर इंटरसेक्ट द व्यू प्लेन। तब तक हम इंटरसेक्ट एक्सटेंड करते हैं जब तक वो व्यू प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर जाता। तो एक तरीके से कैलकुलेशन प्रोसेस को आपको बता रहा है कि जेड कोऑर्डिनेट्स कंसीडर नहीं करना है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट के वर्टाइसेस है उसको आप एक्सटेंड करते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ही एक्स वाई जो प्लेन है उसे इंटरसेक्शन हो जाता है तो फिर आपका जो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर करते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्टेक्स। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट किया है, जो बताया गया है, दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द vertices of the projected object. So the parallel projection preserve a relative proportion of the object but does not produce the realistic views. तो इसका मतलब है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है जो पैरेलल प्रोजेक्शन होता है वो जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है यानी कौन सा ऑब्जेक्ट किसी से दूर है उसका कोई मतलब नहीं होता, यानी वो रियलिस्टिक नहीं प्रोवाइड करता है बट रिलेटिव प्रोपोर्शन को मेंटेन करता है। अगर सपोज कर लो दोनों ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट, लेंथ एंड विड्थ सब अगर इक्वल है तो दोनों ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पे रहे प्लेन से, लेकिन वो जब प्रोजेक्ट होगा तो दोनों सेम जो प्रोपोर्शन में मतलब जो भी उसका प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा दोनों, क्योंकि दोनों के जो एरिया है या दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो इसीलिए वो रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होता है वो मेंटेन करता है बट डज नॉट प्रोड्यूस द रियलिस्टिक व्यू। बट उस दोनों प्रोजेक्शन के बाद जो आपको एक इमेज मिलेगा उस इमेज से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका व्यू प्लेन से दूर था, कौन सा ऑब्जेक्ट व्यू प्लेन के नजदीक था। तो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये रिलेटिव प्रोपोर्शन को तो मेंटेन करता है बट रियलिस्टिक व्यूज को वो मेंटेन नहीं करता है। अब चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में जो बताया गया तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो डैश लाइन का लेंथ दिख रहा है ये जेड कोऑर्डिनेट्स है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में सबसे मेन चीज होता है कि जेड कोऑर्डिनेट्स का कोई वैल्यूएशन नहीं होता। इसका मतलब है कोई प्लेन किसी प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है उसका कोई मायने नहीं रखता है। ऑब्जेक्ट का लेंथ और जो हाइट होता है एज इट इज वो प्रोजेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे होगा वो प्रोजेक्शन। तो ये जो वर्टेक्स के चार पॉइंट मतलब ये ऑब्जेक्ट के जो चार वर्टाइसेस है ये आप जब इसको एक्सटेंड करते हुए जाते हो तो देख सकते हो कि यहाँ पे इसको इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। तो जैसे ही इंटरसेक्शन होता है तो यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट रेड कलर पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द projected
ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया वर्टाइसेस। तो सेकंड फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से समझा दिया गया है कि इसमें जेड कोऑर्डिनेट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो जब जेड कोऑर्डिनेट मेंटेन नहीं करते हैं देन जो वर्टाइसेस होता है ऑब्जेक्ट का उसके जो लाइन है उसको एक्सटेंड करते जाते हैं और तब तक एक्सटेंड करते हैं जब तक कि वो इंटरसेक्शन नहीं कर लेता है। सो दैट इज द मेन थिंग्स। एंड नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है ये कि सपोज कर लो हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। तो ये आपको प्लेन दिख रहा है, सो दैट इज प्लेन जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक एक्स वाई प्लेन है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये क्यूबिक जो मैजिक क्यूब है उसको रखा गया है। सेम साइज का मैंने दूसरा मैजिक क्यूब लिया है, लेकिन दोनों के बीच में आप देख सकते हो एक्स वाई प्लेन के रेफरेंस में अगर बात करते हैं तो ये वाला जो क्यूब है वो क्लोज है और ये वाला जो क्यूब है वो डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको अब इसमें इंटरेस्टिंग सा जो फैक्ट है उसको आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो चीजें मैंने आपको राइट हैंड साइड में अभी बताया था वो चीज को यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ दोनों भले ही कितने भी डिस्टेंस पे हो लेकिन दोनों सेम लेंथ एंड हाइट का होने की वजह से इसका प्रोजेक्शन सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा देखिए, अब इसके जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से मैंने एक्स वाई प्लेन पे इंटरसेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए और ये क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब है जो हमको वहां पे क्यूब में दिख रहा है वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया। तो देख सकते हैं एक तरीके से आपके पास जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन की जो प्रोजेक्शन है, यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, यानी प्रोजेक्टेड है। अब सेम एज मैं दूसरे के केस की बात करता हूं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि रियलिस्टिक व्यू को प्रोवाइड नहीं करता, यानी जेड वैल्यू का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पे रहे लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो पैरेलली हो रहा है। तो देखिए पैरेलली प्रोजेक्शन हो रहा है। तो जब पैरेलली प्रोजेक्शन हो रहा है तो देख सकते हैं कि हमारे पास दो हो गए, ये फर्स्ट हो गया यानी ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा जो होता है सेकंड हो गया। तो इसका मतलब 1 और 2 जो ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन होने के बाद जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है इसका हाइट एंड विड्थ दोनों सेम है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट भले ही कितने डिस्टेंस पे रहे, कितने भी उसके बीच में डिस्टेंस रहे प्लेन के बीच में, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट होगा वो उसका रेशियो मेंटेन होगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट अगर बड़ा होता है तो बड़ा रेशियो मिलता आपको सेम रेशियो का। तो इसलिए एग्जांपल में यही बताया गया है कि दोनों का जो हाइट एंड विड्थ है वो सेम है, तो इसलिए देखिए प्रोजेक्शन भी सेम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो इमेज है आपके पास जो दिख रहा है फाइनली प्रोजेक्टेड इमेज, इनको देख के आप बताइए कि कौन सा डिस्टेंस पे है कौन सा क्लोज है, तो आप बता नहीं सकते। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये रियलिस्टिक व्यू आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो चलिए आप नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका जो टाइप्स है उसको जानते हैं। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्शन है मैं अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि किस तरह से होता है, बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करके दिया था। तो जो प्रोजेक्शन होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमको दिखाएंगे कि कैसे होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन पे आप देखिए कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ऑर्थोग्राफिक और एक होता है ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक जो नहीं होता है वो ऑब्लिक कहलाता है। तो ऑर्थोग्राफिक का मतलब होता है कि आप अगर अपने व्यू प्लेन को ऑब्जेक्ट के ऑर्थोगोनल रखते हैं यानी परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी आपका व्यू प्लेन ऐसा होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट एकदम परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट हो, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक। और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक में दो कैटेगरीज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ऑर्थोग्राफिक और जो परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो बाकी जो केसेस होते हैं वो ऑब्लिक केसेस होता है। अब ऑर्थोग्राफिक दो पार्ट में होता है, मल्टीव्यू एंड एक्सोनोमेट्रिक। अब मल्टीव्यू क्या होता है ये देख लीजिए। मल्टीव्यू मतलब हमारे पास तीन ही व्यू होते हैं। अगर आप अपने व्यू प्लेन को यानी प्रोजेक्टेड प्लेन को या प्रोजेक्शन प्लेन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अगर आप अलाइन करते हो, तो अगर उस समय अगर आप एक फेस को देखते हो यानी किसी भी सरफेस यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक सरफेस को आप टारगेट करते हो, तो कॉन्सेंट्रेट करते हुए अगर प्रोजेक्ट करते हो तो उनमें से ये कोई एक हो सकता है। अगर आप टॉप से प्रोजेक्ट करते हो यानी आप ये सोचते हो कि मुझे ऊपर जो दिख रहे हैं यानी ऊपर के बेस पर मैं प्रोजेक्ट करूं, तो ऊपर से दिखने वाले जो भी चीजें होती है तो वो टॉप व्यू हो गया। और एक होता है सामने से देखने वाला कि सामने से मैं जब देख रहा हूं तो इसका मतलब है मेरा अलाइन परपेंडिकुलर इस तरह से अलाइन है कि जो सामने फ्रंट में जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, यानी अगर हम सिंगल फेस को मेंटेन करते हुए चलते हैं तो वो फ्रंट व्यू होता है, और उसी तरह से एक ही फेस को कॉन्सेंट्रेट करते हुए साइड से देखते हैं तो साइड व्यू होता है। अब आ जाते हैं कि एक से ज्यादा फेसेस या सरफेसेस को हम जब कंसीडर करते हैं
अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोग्राफिक यानी परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होते हुए, तो उसमें एक्सिनोमेट्रिक क्रिएट होता है। अगर एक फेज को लेके चलते हैं तो ये तीन चीजें होती है, और अगर मल्टीपल फेजेस को लेके चलते हैं तो एक्सिनोमेट्रिक। एक्सिनोमेट्रिक में एक स्पेशल केस होता है आइसोमेट्रिक, जिसमें जो जितने भी फेज हम कंसीडर कर रहे हैं दे आर इक्वली प्रोपोर्शनेट, यानी इक्वल प्रोपोर्शन में वो प्रोजेक्ट होता है, तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं। फिर डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक होता है उस तरह से। ऑब्लिक प्रोजेक्शन दो ही टाइप के होते हैं, कैबिलियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन में फॉर्मूला, ऑर्थोग्राफिक के लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है, सीधे सीधे पैरेलल लाइन प्रोजेक्ट होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में हमको कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगुलर मूवमेंट होता है। एंगुलर मूवमेंट मतलब हम अब अपने जो व्यू प्लेन है उसको हम परपेंडिकुलर ना रख के एक एंगुलर वे में रखते हैं। तो वो क्या होता है, लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑर्थोगोनल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन के, उसमें होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, अब इसमें बहुत इजीली इसमें समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्थोगोनल क्या है और या फिर परपेंडिकुलर क्या है। तो देख सकते हैं कि ये जो होता है हमारा एक्स और वाई प्लेन है। एक्स और वाई प्लेन मतलब ये हमारा जो होता है, मान के चलिए कि एक मिरर रखा हुआ है, एक्स जो ये वाला लाइन पे एक मिरर रखा हुआ है, तो जिसमें ये वाला साइड अगर हम बात करते हैं तो यह जो वर्टिकल आपका मिरर का एज दिख रहा है वो एक्स वाई है, जो कि यहाँ इस तरह से शो किया गया है, और एक्स जो होता है उसका बेस है। अब हमारे पास जो होता है यहाँ पे व्यू प्लेन है, तो इसका मतलब है कि आप समझ में आ गया कि ये एक्स वाई प्लेन है। अब यहां से व्यू प्लेन है जहां से मैं देख रहा हूं, तो मेरा जो व्यू प्लेन है देख सकते हैं कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर मैं अपने प्रोजेक्शन प्लेन को एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मतलब पैरेलल अलाइन करता हूं और ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से रहता है, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का इस व्यू प्लेन के साथ आपको पता चल जा रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो इस तरीके के केस को हम लोग जो होता है ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी इस व्यू प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, एज वेल एज आपका व्यू प्लेन भी जो होता है एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये वाला एक्सिस और इसके बीच में अगर मैं एक कोई लाइन खींचता हूं तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलाइन विद द परपेंडिकुलर। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो होता है ऑर्थोग्राफिक केसेस क्या होता है। तो यानी हम इस तरह से इस पर्टिकुलर फिगर में हमको ये चीज पता चला है कि एक व्यू प्लेन जो होता है दो के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक हम कंसीडर कर रहे हैं। पहला जो होता है वो होता है कि प्रोजेक्शन प्लेस इज ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला चीज होता है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे यूज करना है मेरे को, और मैं आपके जब यूज करूंगा तो ये चीजें आप जस्ट रिमेंबर कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिएगा उस समय कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो प्रोजेक्शन प्लेन जो मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ जो वीपीएन जो आप देख सकते हो वीपीएन जहां से मैं देख रहा हूं ये मेरा प्रोजेक्शन प्लेन है। तो इस प्रोजेक्शन प्लेन में अगर मेरे जो एक्स वाई एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर जो मैं अभी समझाया आपको, अगर मैं इस तरह से लाइन खींचता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल एक बनता है। तो ऐसे केसेस को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर प्रोजेक्शन प्लेन अगर वर्टिकली यानी ऑर्थोगोनल होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो एक केस होता है। और एक दूसरा केस होता है कि अगर प्रोजेक्शन प्लेन इज ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है या फिर परपेंडिकुलर टू ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे दो केसेस में तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केसेस को हम लोग जो होता है ऑर्थोगोनल मानते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों केसेस सेटिस्फाइड होता है तो फिर कौन सा केस होगा, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करता है तो कौन से केस होगा। तो इसी को बेस करके पैरेलल प्रोजेक्शन को डिफाइन किया गया। तो चलिए ये जो दो पॉइंट है हम अपने दिमाग में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पैरेलल प्रोजेक्शन पे जो मैंने फर्स्ट केस बताया था मल्टी व्यू, तो मल्टी व्यू में हमारे पास क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि एक टॉप एलिवेशन होता है। तो ऑर्थोग्राफिक में मतलब एलिवेशन में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इज ऑर्थोगोनल। तो इसमें एलिवेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोजेक्शन प्लेस इज परपेंडिकुलर टू ए प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक्स वाई जो होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका प्रोजेक्शन प्लेन एकदम परपेंडिकुलर है, तो एक तरीके से दूसरे सेंस में आप बोल सकते हो कि आपका प्रोजेक्शन प्लेन जो एक्स वाई प्लेन है उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर पैरेलल है तो यानी वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर वे पे सेट है, अलाइन है।
तो ऐसे केसेस को हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे पास तीन चीजें होती है। आप अगर उसको एक्स डायरेक्शन पे अलाइन करके देखते हो तो फ्रंट दिखता है, यानी एग्जैक्टली आपको एक फेस दिखता है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा गया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक फेस एग्जैक्टली दिखता है। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप देख सकते हो ये हमारा व्यू है और ये हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से यहां प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री के एंगल को आपको बनाता है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू दिस व्यू प्लेन। तो ऐसे केसेस में हमारे पास होता है। तो ऐसे केसेस को कंसीडर करते हैं अगर हम तीनों एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसको बात करते हैं, यानी टॉप में इस तरह से अलाइन करते हैं, सामने में अलाइन करते हैं और या फिर लेफ्ट में अलाइन करते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑर्थोगोनल होता है। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें बनती है। सबसे पहला फ्रंट, अगर हम रखते हैं फ्रंट के सामने, दूसरा बनता है हमारे पास टॉप, तीसरा बनता है हमारे पास साइड। तो दो साइड होते हैं, उनमें से एक साइड को भी आप मानेंगे तो मतलब एक ही निकलता दोनों साइड। तो सबसे पहला ये देखिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर का अगर हम जो भी आपको पास दिख रहा है फ्रंट देखना है तो फ्रंट इस तरह से दिखेगा। अगर आपको टॉप देखना है तो आप देख सकते हैं टॉप इस तरह से दिखेगा आपको, जिसमें जितने भी सरफेसेस है उसके एजेस बन जाते हैं आपके पास। जो आपको यहाँ दिख रहा है ऑल आर एजेस, इसमें कोई सरफेसेस आपको नजर नहीं आएंगे। और इसमें आपको ये भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पे जो आपके पास एंगल, यानी ये जो हर्ट टाइप का एंगल टाइप के जो आपके पास रूफ दिख रहा है, एंगुलर रूफ, वो यहां से आपको पता नहीं चलता। यानी इसमें रियलिस्टिक जो कंडीशन है वो आपको शो नहीं होता है, आपको जस्ट उसको एक प्रोजेक्ट करके दिखा देता है। उसी तरह से हमारे पास तीसरा जो केस होता है दैट इज द साइड केस। तो साइड केस से आपको ये नहीं पता चलता। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूं ये वाला आप देखते हो तो ये जो आपको एक तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्क्वायर बॉक्सेस नहीं है। दे आर द आपके पास जो तो रूफ है इस तरह से एंगुलर रूफ है जो कि है, लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन होने की वजह से जिसमें रियलिस्टिक व्यू आपको मेंटेन नहीं होता है, तो इसीलिए ये आपको एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाता है कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो ये हो गया हमारा। तो ये हो गया सबसे पहला केस जो ऑर्थोग्राफिक में हम परपेंडिकुलर को लेके चलते हैं। कुछ एग्जांपल है आप देख लीजिए। जैसे आपके मल्टी कलर सरफेसेस थे, लेकिन एग्जैक्टली अगर फ्रंट को देखते हैं फ्रंट एलिवेशन के थ्रू तो आपको ये दो ही प्रोजेक्ट होंगे जो आपको दिख रहा है। उसी तरह से मैं नेक्स्ट वाला आपको नेक्स्ट बताता हूं टॉप। तो इसमें मल्टी कलर में आपको दिख रहा है कि टॉप में क्या दिखेगा, येलो एंड डार्क जो आपको पास येलो है वो आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। ये हो गया। अब आ जाते हैं साइड व्यू। तो आपको पता चल रहा है कि ग्रीन दिखना चाहिए। तो देखिए अगर आप उसको प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्शन के बाद एक्चुअली आपको ये जो एल शेप में जो होता है वो ग्रीन दिखेगा। सो दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक जो एलिवेशन के केस को मैंने। अब आ जाते हैं एक्सिनोमेट्रिक। तो इसका मतलब है मैंने पहले केस को समझा दिया जिसको में हम अपने जो व्यूइंग प्लेन है या प्रोजेक्शन प्लेन है उसको एक्स एक्सिस और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रखते हैं। यानी दो केसेस है परपेंडिकुलर के, ऑब्जेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ऑब्जेक्ट के एज वेल एज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो वो होता है हमारे पास एलिवेशन। अब आ जाते हैं एक्सिनोमेट्रिक क्या कहलाता है। तो एक्सिनोमेट्रिक के कंडीशन पे ध्यान देंगे। मैंने जो दो पॉइंट बताया था उनमें से एक पॉइंट फॉलो होता है। सबसे पहला तो होता है कि ये बता देता हूं कि डिस्प्ले मोर देन वन फेसेस। ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अगर एक से ज्यादा फेसेस अगर कंसीडर करते हैं तो उसको एक्सिनोमेट्रिक कहलाता है, और एग्जैक्ट वन फेस कंसीडर करते हैं तो फिर वो एलिवेशन पे चले जाता है। प्रोजेक्शन प्लेन इज नॉट ऑर्थोगोनल टू ए प्रिंसिपल एक्सिस। इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट में से एक रिजेक्ट हो जा रहा है। एक रिजेक्ट मतलब कि आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल नहीं है। तो इसका मतलब है दूसरा जो केस है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल वो होना जरूरी है, क्योंकि दोनों में से दोनों ही ऑर्थोगोनल नहीं होगा तो फिर ये ऑर्थोगोनल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है दो ऑर्थोगोनल में से यहाँ पे एक रिजेक्ट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और दूसरा जो होता है वो एक्सेप्ट होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यू कैन सी दैट इसमें आपके पास जो व्यू प्लेन है ऐसा है आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इस तरह से, यानी मैंने ऑब्जेक्ट जैसा था वैसे ही रखा गया है, बस मैंने अपने जो अलाइनमेंट है यानी मेरा जो व्यूइंग प्रोजेक्शन या व्यूइंग प्लेन का जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से किया है कि वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर है, बट
हमारे पास एक्सेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर नहीं है। अब अगर मैं देखूंगा कि मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं और इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्थोग्राफिक नहीं है। तो आपका प्रोजेक्शन प्लेन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑर्थोग्राफिक नहीं बनाता है बट ऑब्जेक्ट के साथ ऑर्थोग्राफिक बनाता है, तो ऐसे केस को हम लोग एक्सिनोमेट्रिक बोलते हैं। और एक्सिनोमेट्रिक का दूसरी खास बात ये होता है कि इसमें मल्टीपल सरफेस यानी एक से ज्यादा सरफेस को कंसीडर किया जाता है। So अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन यूज्ड एक्सिनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया। अगर मैं इस तरीके का जो फिगर में दिया गया इस तरीके के अलाइनमेंट को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट करता हूं, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है बट प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, तो इससे जितने भी प्रोजेक्शन होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होंगे ऑल आर नोन एज एन एक्सिनोमेट्रिक। और इसमें खास बात होगी कि इसमें एक से ज्यादा सर्फेसेस आपको नजर आएंगे। तो उन सब में से एक स्पेशल केस होता है एक्सिनोमेट्रिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक। अब आइसोमेट्रिक क्या होता है वो देख लीजिए पहले। इट इज जनरेटेड बाय अलाइनिंग द व्यू प्लेन सो दैट इट इंटरसेक्ट ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस इन विच इज डिफाइंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। That means direction of the projection make equal angle with each principal axis। सिंपल सी बात है, हम अपने जो प्रोजेक्शन प्लेन या व्यूइंग प्लेन है उसको अगर हम एक इस तरह से अलाइन करते हैं कि जो सारे सरफेसेस है वो इक्वल प्रोपोर्शन पे हमारा प्रोजेक्ट हो, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से उसके साथ इक्वल एंगल बनाता है, तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो यहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम इस तरह से अलाइन करते हैं कि जो भी सरफेसेस है वो इक्वल रेशियो में मिले, यानी सारे के सारे जो सरफेसेस का साइज है इक्वली प्रोजेक्ट हो, तो उस केस को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। यहां पे एक पॉइंट है मैं आपको बता देता हूं, नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट का मतलब होता है कि किसी एक सरफेस को वो प्रोजेक्ट नहीं करता है, इसमें मल्टीपल सरफेस प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको नॉट एग्जैक्ट बोला गया है। अब आ जाते हैं एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे ऑर्थोग्राफ, जिसको हम लोग बोले ऑर्थोग्राफिक के केस में एक्सिनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, यानी हम पैरेलल प्रोजेक्शन पे ऑर्थोग्राफिक में एक्सिनोमेट्रिक को देख रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो एज है, ये जो एज है और ये जो एज है ये इक्वली प्रोपोर्शन के है, यानी तीनों एज का साइज आपको लगभग एक दिख रहा है। और अगर हम एक्सेस मतलब एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे केसेस को यानी इस तरह से अगर हम अलाइन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल सरफेस को प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कि सारे सरफेस इक्वल प्रोपोर्शन पे प्रोजेक्ट होते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार प्रोपोर्शन, नॉट इक्वल साइज, इक्वल प्रोपोर्शन, यानी जो जितने बड़े साइज का है उस हिसाब से उसका प्रोपोर्शनेट उतना मिल रहा है। तो इक्वल प्रोपोर्शन पे अगर वो प्रोजेक्ट होता है और इक्वल एंगल बनाता हो एक्स मतलब सारे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ऐसे केसेस को हम लोग आइसोमेट्रिक बोलते हैं। उसी तरह से ये वाला एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन पे आपको दिख रहा है, तो ये दूसरा एग्जांपल है आपके पास। आ जाते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन पे। सम एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन और क्या हो सकता है, एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। एक सिंपल सा दिया हुआ है जिसमें टॉप एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन जो है, उसी तरह से इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर यानी सारी चीजें परपेंडिकुलर होता है, सिंगल फेस को लेके चल रहा है। सेकेंड जो केस होता है दैट इज हमारे पास अपने जो प्रोजेक्शन प्लेन है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल अलाइन ना करके ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अलाइन करके अगर हम चलाते हैं तो आपको इस तरह से मिलता है। उसमें स्पेशल केस होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो यू कैन सी दैट कि पैरेलल प्रोजेक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब पैरेलल प्रोजेक्शन पे अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे आपके पास जो होता है एक पार्ट होता है, और उसी तरह से पैरेलल प्रोजेक्शन का एक दूसरा पार्ट होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, यानी हम ऑर्थोग्राफिक में से एक पोर्शन को हम हटा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब आ जाते हैं कि देखिए तीन केस बनते हैं। मैंने दो ऑर्थोग्राफिक के केस को बताया था विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसमें से पहला केस तो मैंने बताया कि दोनों के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। इस दूसरे में बताया मैंने, यानी जो एक्सिनोमेट्रिक है उसमें मैंने बताया कि किसी एक के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, वो भी आपका
किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर नहीं है। अब इसको स्वैप कर देते हैं। स्वैप कर देते हैं मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो ऑर्थोगोनल है, बट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल नहीं है। तो वो केस जो होता है ऑब्लिक का केस कहलाता है। तो आ जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन इज नॉट ऑर्थोगोनल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट ऑर्थोगोनल। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि जो यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑर्थोगोनल टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन को आप ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट, जो मैंने 2 पॉइंट बताया था उसमें जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट था वो पहला जो यहां दिया बताया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और उसके बाद प्रोजेक्शन प्लेन इज नॉर्मल टू ए प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए दूसरा पार्ट आपको बता रहा है कि जो आपका प्रोजेक्शन प्लेन है वो नॉर्मल, अब नॉर्मल मतलब वही चीज होता है परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बता रहा है। तो प्रोजेक्शन प्लेन इज नॉर्मल टू ए प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब है जो मैंने एक्सोनोमेट्री के लिए कंसीडर किया था उसका जस्ट स्वैप करके, यानी उसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम स्वैप कर देते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल है बट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोगोनल नहीं है, तो उसको हम लोग ऑब्लिक बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए तो इससे याद हो जाएगा आपको। तो देखिए कैसे केसेस है। अब देखिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से परपेंडिकुलर, आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्लेन है वो यहां पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है मेरा व्यूइंग प्लेन जो होता है इस परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्टर लाइन है उसके अलाइन नहीं है, यानी उसके रिस्पेक्ट में नहीं है। हमारा मेरा व्यू प्लेन जो होता है इस डायरेक्शन में शिफ्टेड है। तो इसका मतलब है मैं जो ऑब्जेक्ट के साथ है एक एंगल बना रहा हूं, तो दैट इज गोइंग टू बी एंगल, यानी ये जो एंगल आपको बन रहा है ये एंगल। तो दिस एंगल इज एक्चुअली शोज द कि आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन या ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, बट योर दिस वन यू कैन सी दैट दिस इज एन प्रोजेक्शन प्लेन, so this is perpendicular to the x axis, means ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये प्रोजेक्शन प्लेन अलाइन है। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये जो प्रोजेक्शन प्लेन है दिस इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब जाते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन में पहला केस क्या आता है, कैवलियर प्रोजेक्शन। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन 45 एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन। तो यानी फर्स्ट जो टेस्टेड केस है, यानी एक रिसर्च किया हुआ केस है जिसमें अगर हम 45 डिग्री एंगल बनाते हैं, जो अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जो प्रोजेक्शन लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है उसका जो एंगल है अगर 45 डिग्री का एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो फिर वो जो होता है आपको कैविलियर प्रोजेक्शन बताता है। और अगर एग्जैक्टली 63.4 डिग्री एंगल पे बनाते हो तो वो कहलाता है आपका कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो दोनों की खास बात ये होता है कि कैबिनेट प्रोजेक्शन जो होता है वो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज है उसको जस्ट हाफ कर देता है, रिड्यूस टू एन हाफ, यानी 1/2 से रिड्यूस कर देता है, यानी हाफली रिड्यूस कर देता है, यानी एक्चुअल ऑब्जेक्ट जस्ट रिड्यूस बाय हाफ पोर्शन पे वो दिखता है। आप देख सकते हैं पहला वाला केस, ये टेबल आपको एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल के साथ जो बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो होता है हमारे पास प्रोजेक्शन प्लेन है, तो ये जो होता है आपका 45 डिग्री एंगल आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज 45 डिग्री एंगल, ये हो गया। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो होता है एग्जैक्टली आपको जो होता है 63.4 डिग्री एंगल आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पे देख सकते हैं कि जो एक्चुअल साइज है दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस इन केस ऑफ रिड्यूस बाय हाफ, यानी जस्ट आपको एक हाफ पोर्शन, यानी जो एक्चुअल साइज है उसका आधा साइज आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का आधा यानी 50% रिड्यूस होकर आपको शो करता है। सो दैट इज द केस ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन इन ऑफ ऑब्लिक केस। सो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि पैरेलल प्रोजेक्शन में रियलिस्टिक व्यू प्रिजर्व नहीं करता है और जो प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है वो मेंटेन करता है। तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी डिस्टेंस पे हो, अगर उसका साइज और हाइट एंड विड्थ सेम है, यानी उसका जो पैरामीटर अगर सेम है, उसका स्ट्रक्चर अगर सेम है, तो फिर वो एग्जैक्टली वही प्रोजेक्ट होगा चाहे कितने भी डिस्टेंस। तो इसका मतलब है आफ्टर प्रोजेक्शन यू नेवर बी आइडेंटिफाई दैट व्हिच ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द XY प्लेन। सो ये आपके पास एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा ऑर्थोग्राफिक का केस होता है। तो ऑर्थोग्राफिक में दो केस होते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक्स और या फिर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक्स। तो इनके तीन केसेस देखिए, अगर दोनों ऑर्थोग्राफल यानी दोनों नॉर्मल या परपेंडिकुलर है तो पहला केस जो होता है वो एलिवेशन कहलाता है, जिसमें एग्जैक्टली वन फेस को हम लोग देखते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक्स नहीं है, ऑर्थोग्राफिक्स है, सॉरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक्स बट प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ऑर्थोग्राफिक्स नहीं है, तो वो एक्सोनोमेट्रिक केसेस आते हैं, जिसमें हम मल्टीपल फेसेस को भी कंसीडर करते हैं। और तीसरा जो केस है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो ऑर्थोग्राफिक है बट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑर्थोग्राफिक नहीं है, यानी आप सीधा खड़े होके अपने आजू और बाजू देख रहे हो इस केस को, यानी मैं सीधा खड़ा हूं और मैं अपने आंख को टेढ़ा करके बाएं तरफ या दाएं तरफ देख रहा हूं, ऐसे वाले प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्शन। उसमें दो केसेस आ रहे हैं, 45 डिग्री एंगल, 63.4 डिग्री एंगल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसका डेरिवेशन बताऊंगा कि वो कौन से फॉर्मूला है जिसमें के थ्रू मैं ये दो केसेस को जनरेट कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको या ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला, अगर आपने जो पैरेलल प्रोजेक्शन है उसके बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी मिली है, तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो फ्री वीडियो है बाकी जो नए स्टूडेंट्स या बी या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को, और स्टूडेंट्स को बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए धन्यवाद।